अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आज हम बात करेंगे मलाज़मा और उसके सॉल्यूशंस का, क्योंकि मलाज़मा की ट्रीटमेंट्स और स्किन वाइटनिंग की ट्रीटमेंट्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इस वजह से अ, इस टॉपिक का नाम ही है एडवांस सॉल्यूशंस फॉर मलाज़मा एंड स्किन वाइटनिंग। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मलाज़मा होता क्या है और स्किन पिगमेंटेशन जो है वो क्या होती है, किस तरह से जो है वो जनरेट होता है, सारा कुछ क्या प्रॉब्लम है। ये जो तस्वीर है इसके अंदर बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर में वो पेशेंट है जो अफेक्टेड है इस सारे इशू से, और आफ्टर में जब हमने उसको ट्रीट कर लिया, जो हम मेडिसिन और थेरेपीज पढ़ेंगे सिर्फ ये उनकी ही ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ओवरव्यू ऑफ मलाजमा एंड स्किन पिगमेंटेशन। ये आफ्टर एंड बिफोर की तस्वीर है खातून की, इसको आप बिफोर एंड आफ्टर समझें, यानी कि पहले चेहरा नीट होता है और बाद में इस तरह से ग्रे ब्राउन पैचेस बन जाते हैं। मलाजमा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्रोनिक हाइपर मेलेनोसिस। एक तो ये इसकी जो कॉजेज़ हैं वो हैं कॉम्प्लेक्स, एक सिंगल कॉज नहीं होती, मल्टीपल कॉजेज़ हैं, और इसके अलावा डिफरेंट लेयर्स में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, इस वजह से इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्रोनिक हाइपरमेलेनोसिस एक दिन से नहीं हो जाता, लॉन्ग टर्म मेलानोसाइट्स जो है की ओवर एक्टिविटी या फिर मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है लॉन्ग टर्म से, विद ब्राउन और ग्रे ब्राउन पैचेस ऑन सन एक्सपोज एरिया। पैच किस चीज़ को बोलते हैं, जो चीज़ 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो। सन एक्सपोज एरियाज कौन से होते हैं, ज़्यादातर ये फेस पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ब्राउन या ग्रे ब्राउन से पैचेस होते हैं जिसको स्याहियाँ कहते हैं। ट्रिगर्ड बाय यूवी लाइट। जो लोग कहते हैं हमें सन ब्लॉक नहीं लगानी, सारे दिन हम घर के अंदर होते हैं, तो यूवी रेडिएशन, ट्यूबलाइट, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन और हर चीज़ से जो चीज़ लाइट जनरेट कर रही है वहाँ से निकल रही है। हार्मोन्स ख़ास तौर से थायरॉक्सिन और यानी कि थायराइड हार्मोन सारे के सारे ही, और एस्ट्रोजेंस, ये और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के यूज़ से इन चीज़ों की डिसरेगुलेशन से मलाज़मा प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड जेनेटिक्स। ठीक है, अभी कोई कॉज भी समझ नहीं आ रही होती तो ये जेनेटिक भी प्रीबॉर्नर्स इसकी है। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज मेलानोसाइट एक्टिविटी नॉट सेल काउंट। मेलानोसाइट का नंबर सेम रहेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, उसको हमने रोक देना है। इट इज़ नोन फॉर इट्स रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट। हर कोई कहता है स्टबन पिगमेंटेशन, स्टबन मुलाजमा। ठीक है, रिक्वायरिंग अ मेटिकुलस लॉन्ग टर्म अप्रोच, और इसके लिए हमें एक बड़ी ही लॉन्ग टर्म अप्रोच लेनी पड़ती है। पेशेंट को नेगेटिव काउंसिल करना पड़ता है कि ये एक दिन में ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है टाइम लगेगा। ठीक है, और कॉशियसली कुछ लोग मैंने देखा है कि वो वाइटनिंग क्रीम्स और पता नहीं क्या कुछ सन प्रोटेक्शन नहीं देते। फॉर एग्जांपल, ये ट्रिगर ही यूवी लाइट से हुआ था और मैं पीलिंग करूँ और ये करूँ और वो करूँ, उसके बाद सन ब्लॉक ही एडवाइस ना करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रिलैप्स कर जाएगी कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अदर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स। हमने पढ़ा था मुलाजमा पैच होता है जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है साइज़ में। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मुलाजमा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन एंड सोलर लेंटिजिनीज इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। पीआईएच फॉलो स्किन इंजरी और इन्फ्लेमेशन। जैसे आप लेज़र करवाते हैं, माइक्रो नीडलिंग कराते हैं, उसके बाद जो स्किन डार्क हो जाती है वो पीआईएच से, या पील करवाते हैं। वाइल लेंटिजिनीज एंड रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक सन एक्सपोजर। ये हाथ के बैक पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये लेंटिजिनीज है जो आप अपने घर में बुजुर्गों को देख सकते हैं, ये क्रोनिक सन एक्सपोजर से होता है। अब आप पीआईएच और पीआई में कलर का फ़र्क देखें, पीआईएच ब्लैक सी होती है, हमारी रीजन के अंदर पीआईएच एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको कोई चोट लगी, जख्म हुआ, तो वो स्किन आपकी, या आपने पिंपल पॉप किया, वहाँ से स्किन ब्लैक ब्राउन हो गई। पीआई जो है ये बहुत फेयर लोगों में होती है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, ये रेड होता है। ठीक है, ये हमारी रीजन में इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, जिसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सेंसिटिव मेलानोसाइट्स टू यूवी लाइट, अप रेगुलेशन, अप regulating tyrosinase, a key enzyme in melanogenesis. This is often seen in pregnancy or with hormonal contraceptives. ये आप ज़रा डायग्राम देखें तो इसमें वो कह रहे हैं सन डैमेज, हार्मोनल, स्किन इरिटेशन और जेनेटिक, इन कॉजेज से होता है मुलाजमा। ठीक है, ये मेन कॉजेज इसने बताई हैं। अब हमने इसमें ही देखा कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस था क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेन थे, और ऐसे मेलानोसाइट्स सारे सेंसिटिव होते हैं टू यूवी रेडिएशन, लेकिन वो सेंसिटाइज हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए। अप रेगुलेटिंग टायरोसिनेज। टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो रेट लिमिटिंग
स्टेप है मेलानिन की सिंथेसिस का, उसके अंदर रोल प्ले करता है अ की एंजाइम मेलानोजेनेसिस। दिस इज ऑफ्टन सीन इन प्रेगनेंसी और विद हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन होती हैं और प्रेगनेंसी में भी ये दोनों हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। यूवी एंड विजिबल लाइट, बोथ यूवी रेडिएशन एंड विजिबल लाइट। यूवी लाइट आपको नहीं दिख रही, वो रेडिएशन है, और विजिबल लाइट जो ये आप रोशनी है, इट कैन ट्रिगर मेलानिन प्रोडक्शन। दोनों ने ही स्टिमुलेट करना है मेलानोसाइट्स को के काम बढ़ाओ अपना। ब्लू लाइट in particular may intensify the pigmentation in darker skin types by increasing reactive oxygen species and activating melanogenesis related pathways। और इन सारी लाइट्स में ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ब्लू लाइट ने क्या करना है, एक तो उसने मेलानोजेनेसिस रिलेटेड पाथवेज को एक्टिवेट करना ही करना था, क्योंकि मेलानोसाइट्स जो होते हैं उनका काम ही है कि जब एक्सपोजर लाइट का होता है तो वो टायरोसिनेज एंजाइम था वो अप रेगुलेट हो गया और मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी लोड इंक्रीज होता है तभी मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का कंटेंट बढ़ा ब्लू लाइट की वजह से, तो उसके बाद भी फिर melanogenesis increase हो गया। Inflammation and environment factors like acne or pollution activate pro-inflammatory cytokines, enhancing tyrosinase activity। अच्छा, ये एक्नी या पोल्यूशन दोनों ने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और इन्फ्लेमेटरी लोड बढ़ा दिया स्किन पे, जिसकी वजह से हमने पीछे पढ़ा था मेलानोजेनेसिस रिलेटेड पाथवेज भी एक्टिवेट हो गए, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी रिलीज होना शुरू हो गए, टायरोसिनेज एक्टिविटी बढ़ गई। पोल्यूटेंट्स जो थे वो भी इंड्यूस करते हैं एराइल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर पाथवेज को, AHR पाथवेज, जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन ट्रिगर हो जाती है। आप देखते हो जो फैक्ट्री एरियाज में जो पुअर लोग हैं, जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, उनमें मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई होती है और डार्क दिख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो स्किन वाइटनिंग में सबसे पहले तो मैकेनिज्म में ये कहा जाता है कि स्किन वाइटनिंग टारगेट्स मेलानिन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिग्रेडेशन थ्रू टायरोसिनेज इनिबिशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकिनोन जैसी जो क्रीम्स हैं, ये क्या करती हैं कि इन्होंने टायरोसिनेज एंजाइम को इनिबिट कर दिया, जो कि मेलानोसाइट के अंदर मेन एंजाइम था। जब ये इनिबिट हो गया तो मेलानिन सिंथेसिस ही नहीं हुई। जब सिंथेसिस ही नहीं हुई तो मेलानोसाइट ना डीपर लेयर्स ऑफ स्किन में पड़े होते हैं। मेलानिन बन के ट्रांसपोर्ट होता है सुपरफिशियल लेयर्स पे, वो सुपरफिशियल लेयर्स तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया, आपका रंग डार्क ना दिखा। और डिग्रेडेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन। ठीक है, थ्रू टायरोसिनेज इनिबिशन। मेलानोसोम ट्रांसफर ब्लॉकर्स, जो नाइसिनामाइड है वो मेलानोसोम ट्रांसफर ब्लॉकर है। मेलानोसोम ट्रांसफर ब्लॉकर क्या है? मेलानोसोम ट्रांसफर ब्लॉकर ये है कि मेलानोसाइट के अंदर जो मेलानिन बनता है वो पैकेट्स में बनता है, उन पैकेट्स को मेलानोसोम्स कहते हैं। वो पैकेट्स फिर ट्रांसफर होते हैं तो सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन पे, तो नाइसिनामाइड ये ट्रांसफर ब्लॉक कर देता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर एग्जांपल विटामिन सी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को भी न्यूट्रलाइज करता है, इन्फ्लेमेटरी लोड भी कम करता है और इसका अपना ब्राइटनिंग इफेक्ट भी है। ठीक है, अब इसमें कुछ मिस सी कि मैनी पेशेंट मिस इंटरप्रेट ब्राइटनिंग इनहेंसिंग नेचुरल टोन एज वाइटनिंग। डीपिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन वो होती है जो आप विटेलाइको के पेशेंट में देखते हो, जो वाइट हो होता है बिल्कुल। जो ब्राइटनिंग है वो ये होती है कि आपकी रिस्ट की जो इनर साइड है ये आपका ओरिजिनल कलर है, यहाँ तक आप फेयर हो सकते हो और इसमें आप शाइन ऐड कर सकते हो। एजुकेटिंग ऑन रियलिस्टिक रिजल्ट्स हेल्प्स मैनेज एक्सपेक्टेशंस। हक सच बात करेंगे तो पेशेंट को समझ भी आएगी और वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, और वो जो है आपका आपका जो इज़्ज़त है वो भी बढ़ती है और आपका वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें हाइड्रोकिनोन 4% की तस्वीर लगा दी। एक विटामिन सी 1000 मिलीग्राम डेली FDA अप्रूव डोज है। ये ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम है। सीरम से ज़्यादा बेहतर जो है वो जेल्स हैं, अवेलेबल होती हैं हर जगह पे। तो अभी हमने वाइटनिंग के लिए 3 चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा हाइड्रोकिनोन, जो कि क्या करता है, जो कि ट्रांसफ़र मेलेनिन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिग्रेडेशन, इन सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। टायरोसिनेज इनहिबिशन इसका काम है। दूसरे हमने नाइसिनामाइड सीरम पढ़ा, ये क्या करता है, ये मेलानोसोम की ट्रांसफ़र सुपरफिशियल लेयर स्किन तक ब्लॉक कर देता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं विटामिन सी जैसे, इनका ब्राइटनिंग इफेक्ट भी है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के लेवल्स भी कम करते हैं और ब्राइटनिंग भी कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, ये देखें बायोकेम ऑफ की इंग्रेडिएंट्स इन मेलाज्मा एंड वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं आपको विटामिन सी की टैबलेट मिल रही है, सिप सी टैबलेट, ग्लूटावाइट,
ग्लूटाथायोन मिल रहा है। नीचे आप देखें तो आपको एक सीरम नज़र आ रहा है, स्किन ब्राइटनिंग सीरम है। और साथ देखें तो आपको एक नाइट क्रीम मिल रही है ग्लूटावाइट के नाम से। और ऊपर आपको फेस वॉश मिल रहा है और एक आपको सन ब्लॉक मिल रहा है। तो ये 4 5 6 चीज़ें हैं, यानी कि सुबह उठ के चेहरा धोना है फेस वॉश से, उस ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना पाकिस्तान में लोग इतना पसंद नहीं करते क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है। तो कम से कम सीरम के 2 ड्रॉप्स लगाने हैं और ऊपर सन ब्लॉक, और रात को नाइट क्रीम लगा के सो जाना। और खाने में ग्लूटाथायोन, और साथ में ग्लूटाथायोन सबलिंगुअल और आईवी और शॉर्ट ज़्यादा बेहतर है। और साथ में आपने विटामिन सी की टेबलेट लेनी है। ये आपका मेन वाइटनिंग रेजीम है जो हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसका मैकेनिस्टिक ओवरव्यू ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन मेलाज्मा ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हाइड्रोक्विनोन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर मेलाज्मा। हाइड्रोक्विनोन इनहिबिट्स टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम को इसने इनहिबिट कर दिया। टायरोसिनेज ने तो मेलानिन बनाना देर था, जब मेलानिन नहीं बना तो कैसे बन सकता है, डार्क कलर कैसे आएगा। एंड डिग्रेड्स मेलानोसोम्स, और जो बने बनाए मेलानोसोम्स से उनको इसने डिग्रेड भी कर दिया। However, long-term use risks include ochronosis, so be careful. ओक्रोनोसिस ये होता है कि होमोजेनिटिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हाइड्रोक्विनोन से। इस वजह से पेशेंट को नेगेटिव काउंसल करें और उसे कहें कि ये आपकी स्याहियाँ जो हैं ये और ज़्यादा काली हो जाएंगी अगर आपने जितना अर्सा मैंने बताया है उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया हाइड्रोक्विनोन को। ठीक है, कोजिक एसिड और जेलिक एसिड आपने हर वाइटनिंग क्रीम के ऊपर देखा होगा। ये देखें, कोजिक एसिड 2% और ये जेलिक एसिड क्रीम है। कोजिक एसिड इज a natural tyrosinase inhibitor, although it's sensitive to light। और खुद सेंसिटिव टू लाइट है इसलिए नाइट पे यूज़ होता है। और टायरोसिनेज इनहिबिट हो गया तो प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन ही ना हो सका। एजेलिक एसिड डुअल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड टायरोसिनेज इनहिबिटिंग इफेक्ट, सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इन्फ्लेमेटरी लोड भी खत्म होता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी कम होती है, इन्फ्लेमेटरी एक्ने भी खत्म होती है। और टायरोसिनेज इनहिबिशन है तो हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा भी रिवर्स होता है। Vitamin C is an antioxidant, reduces oxidative melanin intermediates and brightens the skin but requires stability through formulation to be effective। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज किया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया। ठीक है, और इसके अलावा मेलानिन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो भी कुछ ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल रखते हैं, उनको भी इसने कम किया। ठीक है, तो ओवरऑल मेलानिन का जो कंटेंट था स्किन के अंदर वो भी कम हो गया, ब्राइट किया इसने स्किन को। नेचुरल ब्राइटनिंग इफेक्ट है इसका, लेकिन इसको अब इसकी फॉर्मुलेशन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, फिर ही अपना रोल प्ले करता है। इसीलिए ओरल टॉपिकल दोनों यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, रोल ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन स्किन वाइटनिंग। अल्फा आर्ब्यूटिन आपने बहुत सारी क्रीम्स पे पढ़ा है। अल्फा आर्ब्यूटिन इज अ स्टेबल डेरिवेटिव हाइड्रोक्विनोन, यानी कि जो कुछ लोग कहते हैं हमें हाइड्रोक्विनोन से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हमें जलन होती है, इचिंग होती है, तो ये उसके लिए एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है, रिलीजिंग स्लोली टू इनहिबिट टायरोसिनेज विद फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, हमने इनहिबिट तो कर दिया टायरोसिनेज को, लेकिन स्किन पे हमने इचिंग ना करवाई, स्किन के ऊपर हमने रिएक्शंस ना करवाए। आइडियल फॉर ग्रेजुअल सेफ ब्राइटनिंग, स्किन कलर वाइट भी होता जा रहा है और सेफ भी है प्रोसीजर, और है लेकिन थोड़ा ग्रेजुअल, फ़ौरन से रिजल्ट नहीं आता। नाइसिनामाइड वाइटनिंग में ब्लॉक करता है मेलानोसोम ट्रांसफ़र को बाय इनहिबिटिंग द PR2 रिसेप्टर्स। हमने पढ़ा था मेलानोसोम का ट्रांसफ़र ये ब्लॉक कर देता है। मेलानोसाइट के अंदर जितना मर्जी मेलानिन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मेलानोसोम ट्रांसफ़र करते हैं सर्च स्किन पे उससे आपका रंग डार्क होता है। तो तरीका क्या किया था इसने, PR2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दिया। ब्राइटनिंग बेनिफिट्स आए विदाउट इरिटेशन। इट इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर सेंसिटिव स्किन। अब तो सनब्लॉक्स के अंदर नाइसिनामाइड एडिड होती है। Tranexamic acid, it is an innovative option targeting inflammation-related pigmentation. It inhibits plasmin, reducing prostaglandins and curbing melanogenesis. ट्रांसएमिक एसिड ओरल कैप्सूल भी दिया जाता है। यहाँ मैंने उसके वाइल की भी तस्वीर लगाई है जो ड्रिप में भी दी जाती है, और सीरम भी लगाया है ट्रांसएमिक एसिड, नाइट ट्रीटमेंट नाइट क्रीम भी लगाई है। ठीक है, ट्रांसएमिक एसिड टेबलेट या कैप्सूल ओरल खाने के लिए भी होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये ऐसा ऑप्शन है कि इसने इन्फ्लेमेशन रिलेटेड पिगमेंटेशन को कम किया। ठीक है, साथ में इसने प्लाज्मिन को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने और मिलेनोजेनेसिस ना हो सकी। ठीक है, यानी कि मिलेनोजेनेसिस में एक काम ये भी था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का होना ज़रूरी है, और वो आते थे प्लाज्मिन की एक्टिवेशन से। अब प्लाज्मिन खुद इनहिबिट हो गया है तो प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने और मिलेनोजेनेसिस खुद ब खुद कम होना शुरू होगी। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट भी है, ट्रांसएमिक एसिड साथ में मिलेनो
सॉरी, टायरोसिनेज इनहिबिशन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, असेसिंग इंग्रेडिएंट एफिकेसी एंड सेफ्टी। देखें, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट इफेक्ट्स होते हैं कुछ चीज़ों के। ऑप्टिमल डोजिंग बैलेंसेस एफिकेसी विद टॉलरेबिलिटी। 2 to 4% हाइड्रोक्विनोन फॉर हाई एफिकेसी एंड मैनेजेबल इरिटेशन। जिस पेशेंट की स्किन सेंसिटिव है या वो बिगिनर है तो हम 2% से स्टार्ट करते हैं, फिर हम 4% पे चले जाते हैं रेजिस्टेंस देखते देखते। ठीक है, एकदम से 4% पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिव पोटेंशियल उसका बहुत ज़्यादा है। Safety profiles. Ingredients like hydroquinone carry risks over time, such as ochronosis, which is a syndrome caused by the accumulation of homogentic acid in the connective tissues, emphasizing the need for cycling or intermittent use for safety. Intermittent use या cycling का मतलब ये है कि आपने कुछ अर्सा इस्तेमाल किया, फिर कुछ अर्सा छोड़ दिया, फिर कुछ अर्सा इस्तेमाल किया, फिर कुछ अर्सा छोड़ दिया। अब होमोजेंटिसिक एसिड का अपना कलर जो होता है वो ग्रे ब्लैक होता है, तो ये फिर पक्की स्याहियाँ पड़ जाती हैं। अगर आप गाँव वगैरह जाओ, वहाँ पे ऐसे खवातीन आपको दिखेंगी क्योंकि डॉक्टर ने उनको लिख के दिया कि हाइड्रोक्विनोन आपने इतना अर्सा यूज़ करनी है, वो लॉन्ग टर्म ही करती रही। ये देखें, व्हाट इज ओक्रोनोसिस? ओक्रोनोसिस अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा इन विच देयर इज अ डिसकलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा विच इज नॉर्मली ब्लूइश ब्लैक इन कलर। ठीक है, there are two types of ochronosis, endogenous and exogenous. Endogenous variety is autosomal recessive disease that is caused by lack of homogentic oxidase enzyme. उसमें भी homogentic acid accumulate हो रहा था। Exogenous is an avoidable dermatitis that can be caused by the topical application of the compounds such as hydroquinone or phenols. ठीक है, हाइड्रोक्विनोन और फिनॉल ने वही होमोजेंटिक एसिड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई, लॉन्ग टर्म यूज से शॉर्ट टर्म से नहीं। ठीक है, और ओक्रोनोसिस प्रेसिपिटेट कर गया। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्ट टाइप्स एंड मैकेनिज्म स्पेसिफिक इंडिकेशंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो है टॉपिकल एंड सिस्टेमिक प्रोडक्ट्स फॉर मेलाज्मा एंड स्किन वाइटनिंग। ये वाली वही लिस्ट है जो अभी हमने पहले देखी थी। इंक्लूड क्रीम्स, जेल्स एंड सीरम्स डिजाइन फॉर टारगेटेड पिगमेंटेशन रिडक्शन। दीज फॉर्मुलेशंस ऑफन कंबाइन टायरोसिनेज इनहिबिटर्स, स्टेबलाइजर्स एंड पीएच एडजस्टर्स। ओरल्स में हम सिस्टेमिक एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ग्लूटाथियोन, Polypodium locotomus, and although their efficacy as standalone treatments is debated, हमेशा ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में इफेक्टिव होते हैं और अकेला जो है वो रिजल्ट नहीं दे देता। हमेशा पेशेंट को समझाएं 1+1=11। अगर ये पूरा रिजीम फॉलो नहीं करता कि फेस वॉश भी हो, ऊपर सीरम भी हो, सनब्लॉक भी हो, रात को नाइट क्रीम भी हो और खाने के लिए टेबलेट्स भी हो, तो फिर पेशेंट का रिजल्ट्स की जिम्मेदारी भी उसकी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। चूजिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन स्किन पैथोफिजियोलॉजी। देखें, अब टाइप्स ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन में देखें, एपिडर्मल जो सिर्फ सुपरफिशियल है, ठीक है, डर्मल जो सिर्फ डीप ही है, और मिक्स में है एपिडर्मल और डर्मल दोनों। अब कभी कभी ये होता है कि मुलाजमा है, बल्कि ज़्यादातर ये होता है कि मुलाजमा होता है डर्मल या पिगमेंटेशन है डर्मल, और डॉक्टर जो है वो दवाई लिख के दे रहा है और वो सिर्फ एपिडर्मिस पे काम कर रही है। या कभी कभी होता है कि मिक्सड है और सिर्फ टॉपिकल्स लिख के दी जा रही हैं जो एपिडर्मिस को तो ट्रीट कर रहे हैं लेकिन डर्मिस को नहीं कर रही है। तो उसमें क्या हुआ कि पेशेंट की पिगमेंटेशन तो वहीं के वहीं रहेगी ना। तो आपने स्किन टाइप को असेस किया, पिगमेंटेशन डेप्थ को, टॉलरेंस लेवल्स को। फॉर इंस्टेंस, मुलाजमा पेशेंट विद डबल इन्वॉल्वमेंट में बेनिफिट फ्रॉम कंबाइंड टॉपिकल्स एंड सिस्टेमिक एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि लगाने को भी दो और खिलाने के लिए भी दो। वाइल एपिडर्मल पिगमेंटेशन रिस्पॉन्ड्स वेल टू सिंगल एजेंट टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर सिर्फ एपिडर्मल है तो फिर तो एक टॉपिकल कोई भी लगाने के लिए दे दो, अल्फारबिटन दे दो, तो उससे इम्प्रूव कर जाती है। अब ये समझें कैसे कि डर्मल है, मिक्सड है, एपिडर्मल है। हमारी जो स्किन टाइप है 4, इसके ऊपर खाली जो डर्मल एपिडर्मल होता है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ही नहीं है। ओपीडी में मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ, आप हर मुलाजमा को एज ए मिक्स्ड मुलाजमा ट्रीट करने की कोशिश करो। हर पिगमेंटेशन को एज ए मिक्स्ड, यानी टॉपिकल्स भी दो और ओरल भी दो। ठीक है, उसका कोई नुकसान तो नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट के आरएफटीज एलएफटीज बिल्कुल ठीक है और पेशेंट को कोई जो टॉलरेंस है वो कर रहा है, गेस्ट उसका स्टमक उसको टॉलरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। डिकोडिंग लेबल्स एंड क्लेम्स साइंटिफिकली में आप देखें, लुक फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बैक्ड बाय क्लिनिकल डाटा। वो सी वाइटनिंग क्रीम जैसे इमोटोन सी पे लिखा होता है इसमें विटामिन सी है, ये वो अंदर उसके स्टीरॉयड है, स्किन थिनिंग शुरू हो जाती है। आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइटनिंग, मेलानिन रिडक्शन एंड ब्राइटनिंग, रिस्टोरिंग नेचुरल टोन टू इंश्योर अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस।
पेशेंट अगर कोई ब्राइटनिंग वाली चीज़ ले लेता है, जैसे उसमें सिर्फ नाइसिनामाइड है, तो उससे ब्राइटनिंग होगी, हाँ होगी, मगर वाइटनिंग नहीं होगी। वाइटनिंग से मुराद है वो सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, कि नाइसिनामाइड भी हो, अल्फा ब्यूटिन भी हो, ग्लूटाथायोन भी हो, ट्रांसअमीन भी हो, हाइड्रोकिनोन भी हो, कोजिक एसिड भी हो, ठीक है। फिर अब जैसे ये अगर 7 days वाइटनिंग सीरम लिखा हुआ है, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन, फ्री फ्रॉम स्टेरॉइड्स, नो हार्मफुल इफेक्ट्स एंड ब्राइटन योर स्किन, ठीक है। वाइटनिंग में ब्राइटनिंग भी साथ शामिल होता है, लेकिन ब्राइटनिंग में साथ वाइटनिंग शामिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशलाइज केमिकल पील्स एंड मैकेनिस्टिक इम्पैक्ट्स। अब आप ये देखें कि ये पीलिंग का रिजल्ट है। ये आप देखें, पील्स हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन आपने ये देखा है कि जो पीलिंग्स हैं इनसे हम 100% ट्रीट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसीजर इस दुनिया का एक स्टैंड अलोन प्रोसीजर नहीं है, कोई सोल थेरेपी नहीं है मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, केमिकल पील मैकेनिज्म्स इन पिगमेंटेशन करेक्शन। सुपरफिशियल पील्स में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो टारगेट्स करते हैं एपिडर्मल पिगमेंटेशन को विद मिनिमल डाउन टाइम। अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड जो होते हैं ना, उनके वो होता है मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है, वो सुपरफिशियल रहते हैं। मीडियम टाइप पील्स हैं, TCA extend to the dermis and may help with dermal pigmentation, or peels induce control damage to promote keratinocyte turnover, removing pigmented layers, while beneficial post-peel inflammation can trigger rebound pigmentation if not managed carefully. अब आप ये देखो कि पील्स आपने की, सिर्फ एपिडर्मल था या पिगमेंटेशन थी, टैनिंग थी, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज कर लिया। पेशेंट मुलाजमा का था, डीप पील मीडियम टफ पील करना चाह रहे हो तो TCA पील यूज़ कर ली। इसमें उसने क्या क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया कि कंट्रोल डैमेज किया, जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उसने डैमेज करना है। उसके बाद उसने कैरेटिनोसाइट टर्नओवर इंक्रीज कर दिया, डेड स्किन सेल्स उतरे, नए सेल्स आए, ठीक है। रिमूविंग पिगमेंटेड लेयर्स, वाइल बेनिफिशियल पोस्ट पील इन्फ्लेमेशन कैन ट्रिगर, अगर आफ्टर केयर फॉलो नहीं करेंगे तो बल्कि PIH हो जाएगी, जो कि शुरू में मैंने बताई थी। अब यहाँ पे जो पील्स हैं आप इसमें देखें, जैसनर्स, लाइटनिंग, येलो और जेलिक और लैक्टिक और ग्लाइकोलिक की कॉम्बिनेशन पील्स में काफ़ी सारे एसिड्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें तो ग्लाइकोलिक है, सेलिसाइलिक है, TCA है। आप मोनोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन हमेशा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स एंड पोस्ट ट्रीटमेंट केयर में प्रिसाइज एप्लीकेशन में लेयर्ड एप्लीकेशन अलाउ कंट्रोल ओवर डेप्थ एंड एफिकेसी। बहुत सारी ट्यूब एकदम से लगाने की बजाय आप लेयर्ड एप्लीकेशन करें। किस चीज़ की? पील की। पोस्ट ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरीज एंड मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन टू प्रिवेंट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। सनस्क्रीन तो मस्ट है। मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि पील जो होती है, जो नई स्किन आती है उसके ऊपर अभी इतना क्यूटिकल नहीं होता, वो ड्राई भी होती है, और ड्राइनेस से सेकेंडरी हाइपर पिगमेंटेशन तो होती ही होती है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है, जब आपने प्रोसीजर करना है क्लिनिक में, तो आपने फ्यूसिडिन एच लगानी है, इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन है, तो ये थोड़ा ही एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं देनी, सिर्फ एक्यूट यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एडवांस थेरेपीज एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेस। लेयर्ड एंड मल्टीडोमल लेयर एंड मल्टीमोडल ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले आप ये देखें, लेयरिंग इनकॉर्पोरेट रेटिनॉइड्स फॉर एनहेंस पेनिट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड टू एक्सेलरेट सेल टर्नओवर। अगर आपने रात को, पेशेंट ने वाइटनिंग का पेशेंट है और आपने उसको रेटिनॉल्स लिख के दिए हैं, तो आपने ये बिल्कुल ठीक किया। वो रात को रेटिनॉल लगाकर सोएगा, रेटिनॉल ने सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज किया और एक्सफोलिएशन की, केमिकल एक्सफोलिएशन की, ऊपर से डेड स्किन उतरी और नए से नए सेल आए। जो नए सेल आते हैं वो जो थे, एक तो वो हेल्दी होते हैं, वो ब्राइट होते हैं, रंग फेर दिखना शुरू हो गया। दूसरा ये कि डेड स्किन उतरी है, तो आप जो टॉपिकल्स लगा रहे हैं दूसरे दिन को, दोपहर को, शाम को, उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ गई, क्योंकि जो लेयर्स थी डेड की, वो एब्जॉर्प्शन कम कर रही थी। सीक्वेंस मैटर्स, अप्लाइंग रेटिनॉइड्स फर्स्ट बूस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। रेटिनॉइड्स का फ़ायदा ये भी होता है कि दूसरी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा लेजर्स में देखें, फ्रैक्शन लेजर्स इन क्यूसिच एंडी एग लेजर्स कैन टारगेट डीपर मेलानिन डिपॉजिट, कैरियर रिस्क ऑफ पोस्ट लेजर पिगमेंटेशन। पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स आर एसेंशियल फॉर मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट।
इसमें ये होता है कि थोड़ी एनर्जी से ज़्यादा शुरू करें और मिलाज़मा के लिए 1064 की वेवलेंथ आप यूज़ करें। इसके 3 प्रूफ्स होते हैं, 532, 755 और 1064 और 1064 पर जाए। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको बर्थ मार्क था, और बर्थ मार्क होता ही डर्मल इन ओरिजिन है, और डॉक्टर्स ने उनको वो करना शुरू कर दिए, टॉपिकल ही देते रहे। तो याद रखें, जो चीज़ दरमिस में है उसके लिए आपको लेज़र यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये टेरेटिनॉन क्रीम है जो हम रेटिनॉइड्स का पढ़े हैं, तो इसमें आपने 0.025 से शुरू करना है, फिर आप बढ़ाते चले जाएंगे 0.5, 0.5 और फिर 0.1 पे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली टायरोसिनेज इनहिबिटर्स नहीं है, मगर ये मल्टी मोडल जो हमारे रजीम्स हैं, यानी कि ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट आए, वो उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। ये देखिए, मैंने एक सन ब्लॉक की तस्वीर लगाई है जिसके अंदर ग्लूटाथायोन और नाइसिनामाइड और ये चीज़ें एडिड हैं। इस तरह बहुत सारी सन ब्लॉक्स आजकल मार्केट में आ गए हैं। एसपीएफ इसकी 100 है, पीए इसका प्लस 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 है। इसमें रेगुलर एसपीएफ एप्लीकेशन मिनिमाइजेस रिकरेंस, दोबारा से ना हो जाए इतनी मेहनत की, पेशेंट ने पैसे स्पेंड किए, सारा कुछ किया। लो डोज एक्टिव्स कैन हेल्प सस्टेन रिजल्ट्स इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिकमेंडेड टू रिड्यूस ट्रिगर्स। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो उसकी कॉज थी उसको हमने देखा। दूसरा ये है कि जो लो डोज एक्टिव है, थोड़ा थोड़ा नाइसिनामाइड ये वो अंदर डला हुआ है, थोड़ा सा ग्लूटाथायोन है, अल्फा ब्यूटेन है इस इन सारे सनब्लॉक्स में, तो ये मेंटेनेंस के लिए सही है। पेशेंट कहे तो फिर मैं खाली सनब्लॉक ही लगा लेता हूँ तो मेरी प्राइमरी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाए, तो उससे प्राइमरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एंटीऑक्सीडेंट स्किन ब्राइटनिंग स्ट्रेटजीज। हम देखें यहाँ पे बहुत सारे किन्नू और गावाज और नहीं, ये कौन सा पता नहीं फ्रूट होता है, लेमन बना हुआ है, ग्रेप फ्रूट बना हुआ है, और ये कीवीज हैं, ठीक है। ये सारे रिच इन विटामिन सी है और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। विटामिन सी खुद भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और भी एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड करें। एंटीऑक्सीडेंट आरओएस इन मुलाजमा इन मेलानिन रेगुलेशन, ठीक है। Antioxidants like vitamin C and ferulic acid prevent ROS-induced melanogenesis by neutralizing oxidative stress, aiding in melanin inhibition. Reactive oxygen species यानी कि जो आपकी फ्री रेडिकल्स हैं, जब ये आपके अंदर बढ़ती हैं तो ये मेलानोजेनेसिस करवाती हैं, यानी कि मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज करवाती है। अब ये फ्री रेडिकल्स हमें फ़िज़ा में स्मोक से, डस्ट से, हमारी ग़िज़ाओं में प्रिजर्वेटिव से और आ रहे, इनका कोई वो नहीं है। इसीलिए आप देखें कि आपके कलर दिन ब दिन डार्क होता चला जाता है। 1 साल पुरानी तस्वीर देखें, रब की देखें तो फ़र्क फील होता है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स जो थे ये न्यूट्रलाइज कर दिए विटामिन सी, फेरुलिक एसिड ने, और जिससे क्या हो गया, मेलानिन इनहिबिशन हो गई। अब वाइटनिंग का जो पेशेंट ग्लूटाथायोन ड्रिप्स लगवाने आ रहा है उसको इवियन लिख के दो तो मानता ही नहीं है कि मैंने साथ में ये भी खाना है। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये मेलानोजेनेसिस को कम करता है। नेक्स्ट में रेस्वेरेट्रोल। अगर दुनिया के बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट के इंटरव्यू देखें ना, तो वो रेस्वेरेट्रोल के बगैर तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो कहते हैं कि हम तो ये ज़रूर लेते हैं। ये क्या करता है, NRF2 पाथवे को करता है इनिबिट, जिससे डाउन रेगुलेट हो जाता है मेलानोजेनेसिस रिलेटेड पाथवेज, प्रिवेंटिंग पिगमेंटेशन एट सेलुलर लेवल। यानी कि मेलानिन बनने के जो पाथवेज थे उसके अंदर से इसने NRF2 पाथवे को इनहिबिट कर दिया, मेलानिन प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इंटीग्रेटिंग ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स फॉर डेली यूज़। जो लोग ड्रिप्स भी लगवाते हैं वाइटनिंग के लिए, उनको डेली मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। जैसे सबलिंगुअल ग्लूटाथायोन है, सबलिंगुअल की एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है, ओरल में सिर्फ 10% होती है। तो उसमें आपने जो डेली रूटीन उसको देनी है, उसमें सुबह उसने सनब्लॉक लगाना है, डेवलप रूटीन्स कंबाइनिंग एसपीएफ एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि सीरम उसने लगाना है, या एंटीऑक्सीडेंट्स ओरल लेने हैं उसने। एंड टायरोसिनेज इनहिबिटर्स जैसे हमने पढ़े थे, अल्फा-ब्यूटेन है, हाइड्रोकिनोन है, इस तरह से एजेलिक एसिड है। फॉर डेली प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मिनिमाइजिंग ऑक्सीडेटिव ट्रिगर्स, ठीक है। लेयर एंटीऑक्सीडेंट्स पोस्ट क्लींजिंग फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन। जब चेहरे को अच्छी तरह धो लें तब लगाएं तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर पेशेंट को हम बाउंड कर दें कि आपने सिर्फ अच्छी तरह चेहरा धो के क्लींजिंग करके क्रीम लगानी है, तो फिर उसकी कंप्लायंस खत्म हो जाती है। इसलिए पेशेंट से कहें जिस भी हालत में आप लगा लें। नेक्स्ट स्लाइड। केस इन प्रैक्टिकल स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुलाज़ा मैनेजमेंट। ये देखें जी, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्किन टाइप्स हैं, जिसमें हम कौन सी हैं, नॉर्मली हम लोग 4 होते हैं। इसमें देखिए, इसमें कह रहे हैं रेडिली एंड यूजुअली टैन्स एंड रेयरली बर्न्स। हम लोग टैन होते हैं, हम धूप में निकले घंटे बाद टैन हो जाते हैं। तो जो पेशेंट आपके पास आके कहता है मेरा पहले रंग गोरा था अब काला है, वो बेचारा सही कह रहा होता है, हम लोग टैन होते हैं। और इसमें यह है कि बर्न हमें नहीं होता। जो केपीके से लोग आते हैं मेरे पास, वो बर्न के साथ होते हैं, वो दिखाते हैं अपने बर्न्स, ठीक है।
अगर आप नंबर 3 देखें, जो ज़रा फेयर साइड पे होते हैं लोग, तो यूजुअली स्लोली टैन्स टू लाइट ब्राउन समटाइम्स बर्न। ठीक है, ये केपीके के वो लोग जो थोड़े से डार्क होते हैं ना, ये वो वाले लोग हैं। ये भी इतने टैन नहीं होते, लेकिन ये इनमें थोड़ा बहुत बर्न भी हो सकता है, हम लोगों में बर्न नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने पढ़ने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली बात ये है कि जब पता है कि हमारी स्किन ही ऐसी है कि उसने टैन होना ही होना है, तो सनब्लॉक लगाना जो है वो मस्ट ही मस्ट है। ठीक है, रियल वर्ल्ड केसेस एंड थेरेप्यूटिक एरेंज देखते हैं। रियल केसेस इंक्लूड पेशेंट्स विथ फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप 3 to 5, each requiring tailored adaptive therapy. Factors such as hormone levels, lifestyle and adherence to influence long term success. देखो, लाइफस्टाइल में एक फूड पांडा का राइडर है, तो आप उसको कहोगे कैप पहनो, मास्क पहनो, सारा दिन तुम्हारा धूप का एक्सपोजर है। हार्मोन लेवल्स खराब हुए हैं, प्रेगनेंसी है, तो उसे कहेंगे अभी तुम वेट करो। और जो एडहेरेंस है, यानी कि जो दवाइयाँ दी हैं वो लगाओ खाओ तो ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सक्सेस लेसन्स एंड क्लिनिकल स्ट्रेटजीज, ये देखें खातून। इसमें लेसन्स में हाईलाइट ग्रेजुअल मॉनिटर्ड इम्प्रूवमेंट। पेशेंट को पहले ही बता दें कि भाई ये जादू नहीं है, ये कुछ लोग कहते हैं पील करते हैं ऊपर से उतर जाएगा, ये पील से ऊपर से नहीं उतरता, ये हर सेल के अंदर पिगमेंट होता है। ठीक है, emphasis on preventing over treatment, educating patients on realistic goals, especially for chronic conditions like melasma. कुछ लोग कहते हैं हम इसको पील करते हैं, स्किन खींच दें, उसे कहें जितना छीलेंगे उतना जख्म गहरा होगा और आपकी स्किन बल्कि ख़राब होगी। ठीक है, रियलिस्टिक हक सच बात करें कि ग्रेजुअली ठीक होगा। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड पर्सनल पर्सनल स्किन के प्रोटोकॉल्स। अच्छा, अब देखें रिजीम्स बेस्ड ऑन, नेक्स्ट स्लाइड करें। क्रिएटिंग रिजीम्स बेस्ड ऑन मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। देखें, अब ये जो पेशेंट है वो जॉब करती है, घर में रहती है, क्या है, उसके मुताबिक हमने उसका बनाना है। ठीक है, कुछ हैं ये सारी जैसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये 14 प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी मुलाजमा की प्रोडक्ट्स हैं। कोई इंसान जो है वो उसके क्या कंडीशन है, क्या है, इस तरह से बिल्ड रूटीन्स पर्सनलाइज टू ईच पेशेंट यूनिक पिगमेंट pathways combining antioxidants with tyrosinase inhibitors for optimal energy. Consistent SPF use is crucial to protect against UV-induced pigmentation. Exosome is the most resistant cases with maintenance. कोई अफोर्डिंग है तो हम एक्सोम्स की तरफ लेके चले जाते हैं, कोई नहीं है तो फिर हम दूसरी चीज़ों से जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम क्रीम्स नहीं लगा सकते, हमें गर्मी लगती है, तो फिर हम उसमें इंजेक्टेबल्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग लेज़र्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपके क्लिनिक में लेज़र्स नहीं है, तो फिर हम टॉपिकल्स और ओरल की तरफ रहेंगे, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछ लें।